जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, माय प्लेज़र जी। मतलब तारड़ साहब आज बड़े इम्पोर्टेंट 3-4 टॉपिक हैं और पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स जिन्ना रब्बानी खर साहिबा हैं, वो अफ़गानिस्तान गईं और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थीं। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं ये पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं, हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं और नए आर्मी चीफ जो है उनके लिए कितनी कोई टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहां से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं, और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं। ये ज्यादती की है। इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर। आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है इस वक्त। आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा, उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुइसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट फॉरेन ऑफिस ने दी है कि हम वहां उनसे तालीम, सेहत, तिजारत और पीपल टू पीपल डायलॉग के लिए हम गए वहां पे। अब एजुकेशन क्या है? तालिबान बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, तो आप उनसे किस टॉपिक पे बात करेंगे? उसके बाद ट्रेड, ना आपके पास को बेचने को है, ना खरीदने को है, ना उनके पास खरीदने को है, ना बेचने को है। तो पता नहीं ट्रेड क्या आप करना चाहते हैं। उनके पास बेचने के लिए चरस, अफीम और हीरोइन है, और वो आपको वैसे ही दे रहे हैं। आप बॉर्डर क्रॉस करके आपके बच्चे जो हैं, जितने नशई हैं, वहां से आ रही हैं। तीसरा, पीपल टू पीपल आप डायलॉग कर रहे हैं। आपके पास लाखों के हिसाब से मुहाजिरीन मौजूद हैं। आपके पीपल टू पीपल की मजीद जरूरत है आपको इस चीज की कि आपकी खातूने जो फॉरेन डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चली गई वहां जाके, मेरा ख्याल सख्त ज्यादती। यहाँ तो घूमना फिरना था, यही शक्कर पड़ियां फिर लेती हैं, आपको काबल जाने की जरूरत क्या थी? सख्त ज्यादती। तो मेरा मेरा असेसमेंट है। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है, हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। उन्होंने ये कहा है। और उसकी हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले भी उनकी राहदारी उनको नहीं देते, तो भारत क्योंकि वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता है, वो पहले चाबहार के जरिए, ईरान के जरिए कर रहे हैं ऐसी चीजें। वो उनकी असेंबली बनाते हैं, उनकी हॉस्पिटल वहां बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, गुडविल करते हैं। आप बेचते हैं, आप अफगानिस्तान बेचते रहे हैं, पैसे बनाते हैं। अब रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जब स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान के पैसे जो हैं वो अमेरिका को चाहिए रिलीज करें, दे रिटेलिएटेड। उन्होंने कहा कि हमारे पैसे ना मांगा करो हमसे। अब उसके पीछे क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि अफगानिस्तान का अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान का उसमें लालच इनको नजर आता है कि वो डॉलर आएंगे यहाँ पे और हम उनको सीधे लंदन भेज दें। अब वो आपसे जान छुड़ाते हैं, बल्कि ठुड्डे मार रहे हैं आपको। इस वक्त उनकी नुमाइंदगी कतर कर रहा है, जो वो उनका ऑफिस भी वहीं पे है तालिबान का,
और उनकी नुमाइंदगी भी वो कर रहे हैं, बल्कि उनको जरूरत थी जब अमेरिका निकल रहा था एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उन्होंने टर्की को प्रेफर किया था, आपको प्रेफर उन्होंने नहीं किया था। दूसरा, आज का सबसे बड़ा हमारा रीजनल जो मैं समझूंगा एक आज बड़ा दिन है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भारत को आज कांग्रेचुलेट करना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप का आज उनका पहला दिन है। मोदी साहब ने एक बड़ी बहुत मुस्बत स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उन मुल्कों की भी आवाज बनने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज ऐवान इक़्तिदार में या यूनाइटेड नेशंस में नहीं जा सकती। वेरी पॉजिटिव। मैं समझता हूं, मैं आज सुबह एक डिस्कशन में बैठा था तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान को मुबारक देने का क्या फायदा है। मैंने कहा पाकिस्तान को मुबारक ना देने का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान मुबारक दे तो हो सकता है कि वो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर ले। अगर आप नहीं देते तो उसका क्या फायदा है। ये मैटर ऑफ है कि हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी। ये ओरिजिनली इस चीज को सीखना पड़ेगा अगर इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हर चीज पे तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। दूसरी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन जो है वो अगर उसको डिस्कस किया जाए तो परवेज इलाही साहब इस वक्त दूल्हा बन के फिर रहे हैं। पीटीआई भी उनके पीछे पीछे फिर रही है, पीडीएम भी उनके पीछे पीछे है। मुनस इलाही साहब जो है वो इस वक्त टीवी के चैनलों में बैठ के आज उनकी एक बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सल जो सामने आई बात, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि उन्होंने आज एक ऐसा लुत्फा छोड़ा है कि मेरे वालिद साहब जो है, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे ऑन द रिकमेंडेशन और सजेशन और प्रपोजल ऑफ बाजवा साहब। तो उसमें फिर इनको ये चाहिए कि कम से कम पीटीआई के जो ये लौंडे लपाड़े हैं कुछ हाथ थोड़ा करो बाजवा साहब थे, क्योंकि वो आखिरी टाइम तक भी आपके साथ चलते रहे, आपको आपके इंटरेस्ट को वो फॉलो करते रहे। और उसके बाद अगर मैं दूसरा अगर बाजवा साहब के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए आसिम मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब इज टेकिंग सम सीरियस स्टेप्स टू बड़े मैच्योर स्टेप्स ले रहे हैं। वो सदर अरबी साहब से मिलने गए, उन्होंने वहां पे इसका फायदा उठा के इमरान खान साहब से बात कराने की कोशिश की एंड ही बैक्ड आउट ऑफ इट। वेरी मैच्योर डिसीजन, वेरी मैच्योर डिसीजन। दूसरा, मैं एक हमेशा ये सोचता था कि ये कहते हैं हम सियासत से बाहर आ गए, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये आईएसआई का पॉलिटिकल विंग क्यों नहीं बंद करते। ये एक सिंपल सी इजी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से इश्यूज बन रहे हैं उसको बंद करें, लेकिन वो तो नहीं किया। लेकिन आज मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने एक बेबी स्टेप उस साइड पे ले लिया है। उन्होंने आईएसपीआर के लिए डिसीजन ले लिए हैं कि ये जो गाने और फिल्में बनाई जाती हैं ये बजट कम कर दिया जाएगा। इसको पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल इसको मैनेज करता था आईएसपीआर को, अब उन्होंने इसका डिसीजन ले लिया है कि एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर जो है वो आईएसपीआर को मैनेज करेगा। वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप्स। मैं समझता हूं कि ही इज मूविंग टुवर्ड। आज सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडिल ईस्ट के जो आज एम्बेसडर्स थे वो आज मिले आसिम मुनीर साहब से और डिस्कस की सिचुएशन उन्होंने ये। लेकिन इस वक्त रीजन के अंदर जो दूसरी एक बड़ी सबसे बड़ी खबर ये थी कि मुसद्दक मलिक साहब रशिया गए थे, रशिया तेल लेने के लिए। उनको जवाब दे दिया गया रशिया से, उन्होंने कहा कि नहीं जी तुसी लेट आए हो, वो ਤੁਹਾਡੇ को पैसे भी कोई नहीं, तुसी एवें उधार लैन आए हो, मेरे सानू डर पै रहा कि तुसी जाओ, तुसी अपना एड्रेस दे जो, अगर होया तेल तो तुम भेज दें। लेकिन उनका वो नहीं वहां पे हुआ, रशिया से वो मायूस हो गए हैं और डायलॉग शुरू था उनका। और दूसरा, आजकल जो 2-4 खबरें आई हैं कि पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अगले दिन एक ऐसा स्टेटमेंट दी थी उन्होंने पीटीआई के हवाले से, और आज हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बड़ी करारी सी स्टेटमेंट दे दी है जरताज गुल के हवाले से। ये 2 चीजें डिस्कस हो रही हैं। और उससे पहले जो है एक पीटीआई के लीडर हैं कवल शोजफ, उनके तहरीक इंसाफ पे आज उन्होंने भी बड़ी अपनी बच्ची के हवाले से उन्होंने भी आके उन्होंने भी कोशिश की है कि वो आजम स्वाति बने और वो भी कोई अपनी जो है वो रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करें। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त लोग जिस तरीके से खान साहब ने तकरीबन 62 के करीब जलसे किए थे, लोगों को हफा लिया इन्होंने, लोगों को इन्होंने थका लिया है इस वक्त लोग। और आज मैं एक और बताना चाहूंगा कि आज महंगाई का आज नया रैकेट टूटा है आपका। आज उन्होंने आपका जो वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट ने आज रिलीज किए हैं अपना डाटा, तो महंगाई आपकी जो है वो मजीद बढ़ चुकी है। दुख की बात यह है कि ना इस महंगाई के बारे में खान साहब बात कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं।
ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बात कर रहा है और ना ही सलाब जदगान के बारे में बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि कॉप 27 जो है वो हमें पैसे दे। उन्होंने एक उसकी टर्म बल्कि इस्तेमाल की है, उसको उन्होंने कहा है कि लॉस एंड डैमेज, कि उसके मद में हमें पैसे दिए जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कपड़े शपड़े खरीदने हैं और वहां पे जो हमजा शहबाज शरीफ है उन्होंने भी शॉपिंग करनी है, मरियम नवाज की सर्जरी होनी है, तो ये पैसे लॉस एंड डैमेज में हमें दें। एनवायरमेंटल वाले उन्होंने वो अपनी एक वारदात डालने के चक्कर में जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त बंदा जो इस वक्त आज जरदारी साहब ने इंटरव्यू एक दे दिया है, उस जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में फरमा दिया है कि इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकता है, इमरान खान साहब जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बीबीसी में आया है, हनीफ साहब ने जो एक मज़ाहिया राइटर हैं, उन्होंने उनका बड़ा अच्छा था, मैं वो रिकमेंड करूंगा कि पढ़ने वाले पढ़ें, कि जनरल बाजवा साहब को कौम ही ठीक नहीं मिली। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ठीक थे, पाकिस्तानी कौम जो थी वो बाजवा साहब को डिजर्व नहीं करती थी। वेरी वेल रिटन आर्टिकल, आई रेड इट, आई एंजॉयड इट। तो ये इस सारी सूरत हाल थी इस वक्त चीमा साहब। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी जिस तरह मैं सुन रहा था इंटरव्यू, जरदारी साहब ने भी बार बार कहा है कि उन्होंने, बल्कि ये कहा है, उन्होंने इस चीज पे भी जोर दिया है कि पंजाब और केपीके की असम्बलियां अगर इन्होंने रिजाइन ना दिए तो हम अदम एतमाद पे चले जाएंगे। और बार बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम से पहले नहीं होंगे, और मैं खुद बिलीव करता हूं कि इलेक्शन टाइम से पहले नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द अदर पार्टीज। जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है पाकिस्तानी सियासत के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त, और ये इसमें कई हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी कह चुके हैं कि नून लीग के साथ ज्यादती की गई है, ज्यादती की है इन्होंने। तो वो जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, मेरे ख्याल में सियासत इलेक्शन कराना ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जितना खर्चा, जितना बजट इस पे खर्च किया गया है इमरान प्रोजेक्ट पर, और जिस तरीके से उठा उठा के लोगों को और मार मार के लोगों को और जज मैनेज कर करके चलाते रहे हैं तरीका वारदात, मेरे ख्याल में तो इसका एक मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए कि क्योंकि कौम का इतना पैसा जाया किया, कौम का इतना पैसा जाया किया और कौम को गुमराह किया गया, कौम को जो इन्होंने जिहाद के टीके लगाए हैं अगली नस्लों को, उसको किस तरीके से आप जस्टिफाई कर पाएंगे, और किस तरह अगली कौम को आप इस वक्त आपकी कौम को एक्सपोर्ट का पे तवज्जो देनी चाहिए, आपकी कौम को आईटी की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, आपकी कौम को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। इस वक्त तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं आपके जिहाद के नारे सुन सुनकर। इस वक्त तो सीरिया और इराक के लोग भी सुन सुन के परेशान हैं कि दुनिया जो है वो आपके पड़ोस में गूगल की मनापली को तोड़ने के पीछे फिर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने गारों में जाना है। ये सियासत नहीं, जिहाद है। और एक ऐसा इंसान जो कहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूं, जादू टूने पे बिलीव करता है, अपने बच्चे उसके लंदन में बैठे हैं, और करप्शन की अनलिमिटेड स्टोरियां हैं 3.5 साल की, गोगियां हैं उसमें, बुजदार हैं उसमें, 25-25 साल के मिनिस्टर हैं जो लौंडे लपाड़े हैं। इमेच्योरिटी की एक एक्सट्रीम थी मेरा ख्याल है, और उसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट। और उस पर पैसा लगाने वाले कहां से थे? वो कौम का पैसा लगाते रहे। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल एक होना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरी नजर में। इसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स और दूसरी कोर्ट्स तो मैनेज हो जाती है ना, वो तो वो इनको पता ही है आपको कि अपॉइंटमेंट और जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आपकी जुडिशरी के हालात ये हैं, आप वर्ल्ड जुडिशरी प्रोजेक्ट के अंदर आपका नंबर 130 है आउट ऑफ 139। तो इन अदालतों के ऊपर इन्होंने क्या डिलीवर करना है? ये तो मैनेजेबल है ना, मैनेज हो जाती। तो इसका कोई मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए और कौम के सामने खुला ट्रायल होना चाहिए जिनकी बर्बादी की गई है, क्योंकि अगर आज भी आप तौबा तायब कर जाए तो आपको 10 साल लगेंगे इस पोल्यूशन से निकलने के लिए, जिस दलदल में फंसाया गया है आपको, यहां से निकलने के लिए आपको इस अमर बर मारूफ का जो एक गलत एक नक्शा दिखाया गया, बल्कि इन्होंने ज्यादती की, इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, जिसकी सजा जो है वो ना सिर्फ दुनिया में, इनको आखिरत में भी मिलेगी। ये इस्लाम नहीं है। जिहाद का नाम इन्होंने खराब किया है। जिहाद इज नॉट अ जोक, इसको जोक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कि चीमा साहब, मैं समझता हूं कि मैं पहले कहता था
कि दुआ करें कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले। आज ये भी दुआ करें कि कोई इनको कर्जा ना दे। आप ये भी दुआ करें कि आए मिलके दुआ करें इनको और कर्जे ना मिले बाहर से, ये जहां जाएं जूते खाकर वापस आए। तो ये क्योंकि पहले कर्जे कौन से, जो भी इमदाद आती है चीमा साहब, वो असली जगह पे तो पहुंचती नहीं है। कर्जा लेते हैं तो वो भी लंदन, जो एड आती है वो भी लंदन पहुंच जाती है। तो कौम के दिन बुरे हैं। कोई मर्दे मोमिन, अब हमारे शाह साहब आए हैं, हाफिज़े कुरान भी हैं। मैं तो कहूंगा, दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको ताकत दे और विल दे ताकि वो इन सब लोगों को वो राय रास्त पर ला सके। और उम्मीदें भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। उम्मीदें जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मुझे वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल सही कहा तार साहब आपने शुरू में कहा कि हमारे साथ भारत जो नेबर है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनको मिल गई और यूरोपियन यूनियन और बाकी 19 ममालिक मिला के तकरीबन दुनिया का 85% जो GDP रखने वाले ममालिक हैं उनकी लीडरशिप मिली है। 75% ट्रेड जो है तारड़ साहब वो G20 कर रहा है और दुनिया का कहा जाता है कि 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें है। एक तरफ की सिचुएशन तो ये हो गई, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। पहले इंडोनेशिया के पास थी, अब इंडिया के पास सदारत आ गई, अब ब्राज़ील के पास है। तार साहब इनको इमर्जिंग मार्केट्स कहा जाता है। तार साहब आप क्या देखते हैं आज राना सनाउल्लाह की आज की स्टेटमेंट ये है कि जी हमारी टॉक्स जो है वो टीटीपी के साथ हमारी कोई फॉर्मल टॉक्स या एग्रीमेंट नहीं है और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। हम क्यों पिछले 20 साल से नहीं सीख रहे? दुनिया अफगानिस्तान से निकल गई है, हम हर रोज अफगानिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। ये इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है और हम आज स्टेटमेंटें दे रहे हैं FATF से निकलने से। ये सोल सर्चिंग हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं होती तारड़ साहब? ये जो आप जनरल साहब की बात कर रहे हैं, क्या इनको कोई ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए? क्या इनके अंदर पास इतनी ताकत होगी कि सारी जमातों को बैठा सके? कमर जावेद बाजवा साहब तो नहीं बैठा सके, कोई और तो नहीं इन सबको बैठा सका। इंडिया कहाँ पे दुनिया की जो है वो 75% ट्रेड को देख रहे हैं, वो कंट्रोल करने लगे और हम जो है हम टीटीपी और अफगानिस्तान को जप्पी पा के बैठे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं कि हम हमारे कोई मुआहदे नहीं है। तो ये जो इतना डिफरेंस है इसके ऊपर भी रोशनी डालें तारड़ साहब। चीमा साहब, एक और टास्क मैं भूल गया हूं जो आसम मुनीर साहब को इस वक्त उस पे भी इनको कड़वा घूंट जो है पीना पड़ेगा अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की करप्शन को खत्म करने के लिए। और आज उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंटें नहीं की हैं, जिस तरह के जनरल बाबर साहब जो ISPR के थे, उन्होंने कोर कमांडर उनको लगा दिए। कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उनके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। अब मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान आप क्या देखते हैं? दर हकीकत जब रशिया अफगानिस्तान में आया ज़ियाउल हक पीरियड में, आपने जितने डॉलर उस वक्त बनाए, हुमायूं अख्तर साहब के वालिद साहब ने जितना पैसा उस वक्त बनाया है, अब वो गश पड़ते हैं आपको डॉलर लग गए मुंह को, क्योंकि कंटेनर्स में डॉलर आते थे। वॉर लॉर्ड्स को पैसे आप अपने बचे हुए डॉलर देते थे, जो अमेरिका से आते थे वो दिए जाते थे वॉर लॉर्ड्स को देने के लिए, लेकिन जो आपके बैंकों में नहीं जा सकते थे वो बचे हुए पैसे आप उनको देते थे। वो गश पड़ते हैं आपको। हुमायूं अख्तर रहमान इज वन ऑफ द रिचेस्ट जेंटलमैन ऑफ पाकिस्तान। तो दर हकीकत वो जब तक आप उन डॉलरों को, मैंने आपको अर्ज की आज मैंने अपनी दुआ में एक और चीज ऐड की। मैंने कहा दुआ करें पाकिस्तान को कर्जा कोई ना दे, पाकिस्तान की कोई इमदाद ना करे। मैं ये अपनी दुआ में शामिल इसलिए किया है कि जो कर्जा, जो इमदाद आती है वो असली जगह पर तो पहुंचती नहीं, वो फौरन लंदन चली जाती है। तो दर हकीकत ये है कि आपने जितना पैसा अफगानिस्तान से बनाया, अब आप रात को सोते हैं, आपको गश पड़ते हैं, आपको ख्वाब आते हैं, वो फलान इन्ने बिलियन बना लिया, यार सब मेरे बच्चे ना की बैंड, मेरे को तो सुजुकी FX है, गश पै रहे। इससे निकलना होगा, इससे निकलना होगा और वो बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। आप कहते हैं ना पार्टियों को इकट्ठा बिठाना है, चीमा साहब इसको किसने कहा है कि ये पार्टी है? ये एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, पैदा ही उन्होंने की है। सीटी मारेंगे शामी कोड़ आके बह जाने। एक कबूतर जिन्हें छड्डे होते हैं, पता जाए सीटी मार दें तो आगे होते। ये आपके सियासी, इनको कौन कहता है सियासी पार्टी है? भुट्टो अयूब का बच्चा था, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बच्चा है, ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम का बच्चा है। ये सीटी मारेंगे, इनके छत के ऊपर इन्होंने बैठ जाना 1 मिनट में। इनकी क्या मजाल है उनके सामने बात करनी?
विल होनी चाहिए, मकसद ये है विल। बाजवा साहब के बारे में लोगों का एक असेसमेंट थी और नजर आता है इस वक्त ट्रेजेडी ये थी कि देखें बाजवा साहब 6 साल रहे हैं, 5 वजीर आजम चेंज हुए, 6 सालों में 5 वजीर आजम। अब वो 5 वजीर आजम या तो वो गलत थे तो या अकेले बाजवा साहब गलत थे। फिर इन दोनों में से एक हकीकत तो है, आपको माननी पड़ेगी ये बात। लेकिन दर हकीकत बाजवा साहब अगर चाहते, जिस तरह मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूं कौम के लिए या आपके लिए, मेरे लिए जवाब ये होता है इमरान खान साहब कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, रिजाइन कर दिंदा ना भरावा, फिर छड़ दिंदा ना, उनके हाथ से तस्वीर पड़ी थी, रिजाइन कर दिंदा। बाजवा साहब को अगर इंटरनल प्रॉब्लम थे, आज हमें ये भी एक लोग हमारे जैसे सोचते हैं कि शायद इंटरनल डिवीजन थी, बाजवा साहब इसलिए हाथ नहीं पा सके, कौम बचा नहीं सके, तो बाजवा साहब रिजाइन कर देते। तो दर हकीकत ये है, ये चीजें रिजाइन तब दी जाती है जब नेशनलिज्म हो, जब कौमियत के बारे में सोचा जाए, जब आप नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट के बारे में ना सोचें। तो ये चीजें हमारे अभी अंदर नहीं आई, लेकिन इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त, मैंने कई दफा सोचा, इस दफा तो मैं समझता हूं जब मैंने सारा पोर्टफोलियो पढ़ा आसिम मुनीर साहब का, ही इज द लास्ट होप, ही इज द लास्ट होप पीरियड। इसके बाद ना आपको हाफिज कुरान जर्नल मिलेगा, और जिस तरीके से ये अपोजिशन, ये मुआवजा हुआ, मैं समझता हूं आसिम मुनीर साहब का अपॉइंटमेंट जो, जितनी अपोजिशन इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर मार्शल लॉ लगने लगा था, आपको पता ही है। इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर पिछले 8 महीने से पाकिस्तान जो है वो डेडलॉक पर पहुंचा हुआ है, और देन ही गॉट अपॉइंटेड। और जितना ओटीएस की वजह से इनको नेगेटिविटी मिली अपने इदारे के अंदर से, और इसके बावजूद देखें अगर ये भी नहीं आप डिलीवर कर पाते तो फिर उसके बाद फिर मुल्ला याकूब भी डिलीवर करेगा, क्योंकि वो तो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि इस्लामाबाद विल बी आवर सेक्रेड कैपिटल। तार साहब, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने हुकूमत से फंड्स मांग लिए हैं। वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और डिफेंस में जो और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर एक मीटिंग भी अभी हुई है, मेरा ख्याल है कल ही, इसाक डार की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। और मज़े की बात यह है कि एक इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो कैबिनेट की कमेटी है उसने कोई 31 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को भी पिछले महीने ही दी थी। इसके बाद भी जो सेक्रेटरी डिफेंस आ गए हैं वो कह रहे हैं हमें दिफा के लिए और पैसा चाहिए। उधर तारड़ साहब पोजीशन ये है कि आईटी की मिनिस्टर जो है हमारे सैयद अमीनुल हक, उन्होंने कहा है कि जो गूगल एप्स, पेड गूगल एप्स हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने स्टेट बैंक से बात की है। अब एप्स की कितनी को मालियत होगी, $5, $2, $10, $15, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे देने को कोई नहीं है। तो हमने अभी जो है वो स्टेट बैंक वालों से के मिनिस्टर से बात की है कि भाई जो है पैसे दिए जाएं। ये एक तरफ किस तरह हमें क्या चाहिए और हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ खर्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी, ये भी तो जनरल साहब के लिए एक चैलेंज है। और जनरल साहब के लिए जो चैलेंज है, चीमा साहब आपको याद कराना चाहता हूँ, आज सुबह की खबर है कि आपके पास अपने एम्बेसियों के अमलों को देने के लिए तनख्वाह कोई नहीं। yes. और डार साहब कह देते हैं नहीं हम डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट वो देखे ना, हालात तो पतले हैं, लेकिन ये कि आप बिल्ली अगर कबूतर अगर बिल्ली को देकर आंखें बंद कर जाए तो बिल्ली जाती कोई नहीं कहीं, बिल्ली वहीं होती है। आपने सिर्फ आंखें बंद की हुई, आपका किसी की कोई तवज्जो नहीं इस साइड पर, बिल्कुल बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। आपका जो पिछला सेगमेंट आपने जुबैर साहब के साथ किया इकोनॉमिक्स पे, उनके मैं इट वाज वेरी वेल, मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी आई ओपनिंग सेगमेंट। उन्होंने फरमाया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में आपने 1 बिलियन की किस्त देनी, आप पहले 7 बिलियन कुछ 7.5 7.6 आपके पास फॉरेन रिजर्व है। और मैं उसमें बड़ा अच्छा उनका एनालिसिस था। उन्होंने कहा कि आपके पास 5 हफ्तों के लिए परचेजिंग के लिए, और जो सेटिस्फैक्ट्री होता है वो 12 हफ्तों का होता है, 16 हफ्तों, 12 to 16 वीक। तो आप अपने देखें आपके लेवल क्या है इकोनॉमी के। लेकिन ये कि किसी के टस पे मस, कोई किसी के माथे पे बाली कोई नहीं, किसी के माथे पे बाल कोई नहीं। लेकिन ये कि देखना, ये आसिम मुनीर साहब को ये देखना पड़ेगा और कौम को ये देखना पड़ेगा, अगर फौज को तनख्वाह ना दे सके तो फिर आप कहां जाएंगे। yes. आपके एटॉमिक एसेट्स नेक्स्ट होंगे कि उनकी हिफाजत करने वाले अगर ना उनको तनख्वाह ना मिल पाई तो फिर कहां जाएंगे आप। सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये होगा। और काश के आज को पाकिस्तान की बारे पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई ये सोचे, इस पे कोई डायलॉग करे,
कुछ स्टेप लिए जाए कि हमने पाकिस्तान को पांव पे, मुआशी तौर पर पांव पे किस तरह खड़ना है। हकीकी आजादी तो आपने 1947 में ले ली थी, आप इस तरह करें कि वो पाकिस्तान को पांव पे खड़ा कर लें। ये वो 70 को जो मशरकी पाकिस्तान पे आज जो बहस बाजवा साहब छोड़ गए, वो माजी था। मुस्तकबिल के बारे में बात करें, हाल का बात करें। उसमें उसके खिलाफ आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, क्योंकि उनके वालिद साहब इन्वॉल्व थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा है नहीं, अब ये तो ये गलत कहा है बाजवा साहब को। खुदा रहा यार, फ्यूचर की बात करो, प्रेसिडेंट की बात करो। मुल्क डूब रहा है, आपको सफारतकारों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि एक तरफ आप सफारतकारों को देने के पैसे नहीं है, मुल्क में डॉलर नहीं है, उधर जो है वो फाइनेंस के जो रिजर्व्स हैं वो भी कुछ 300 $350 कम हुए हैं, कुछ $7.6 बिलियन हो गए हैं, और गूगल की एप्स को देने के लिए पैसे नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी एलसीज नहीं खुल रही जी, मतलब एलसीज नहीं खुल रही हैं। वो तो तार साहब बड़ी, अब तो वो एलसी तो बड़ी पीछे तार साहब एलसी तो बड़ी पीछे की बात रह गई है, जब गूगल एप्स को देने के लिए पैसे नहीं है। जो गूगल ऐप तार साहब वो तो $5-10 की है ना, एलसी तो लाखों डॉलर की होगी, $2 लाख की होगी। तो आपने सही कहा है, एलसी तो बड़ी देर से तार साहब नहीं खुल रही, और जो एलसी खुली है वो स्टेट बैंक तार साहब पहले अप्रूवल देता है, बैंकों के पास इख्तियार ही नहीं रह गए। तो उधर जो पीडीएम वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। चौधरी परवेज लाई जो है वो कह रहे हैं हमें बाजवा ने कहा था, हम इमरान खान के साथ इसलिए गए हैं, और वो कह रहे हैं अब वो बाजवा साहब का जो है ना वो चीज़ें ठीक करने लगे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मोहन सलाई बड़े लेट हो गए हैं। और अभी सुना है कि अभी इमरान खान साहब भी फैसला करने वाले हैं, और अगर ये असम्बलियाँ टूट गई ताड़ साहब, तो मुल्क जिसके पास ऑलरेडी इतने पैसे नहीं है वो इतनी 500 सीटों पे इलेक्शन कैसे दोबारा कराएगा। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर द कंट्री। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, वरना और फौज के लिए भी बड़ा सीरियस इशू है। और जनरल साहब जो नए आए हैं उनके लिए भी अभी तो वो ज़रा अपनी पोस्टिंग शोस्टिंग कर लेंगे तो शायद कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर होंगे, पता चलेगा कि किस तरह का मुस्तकबिल बनता है। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। बहुत शुक्रिया।